गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वस्तिक शिक्षण संकुलन के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं और ये जो वीडियो है ये है कक्षा 8, विषय हमारा है हिंदी, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं काव्य 3, जिसका नाम आपको यहाँ दिया गया है चारू चंद्र की चंचल किरणें। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा यानी कि पार्ट 1 और जो 2 थे वो हमने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था, और इस वीडियो में जो आपको पार्ट यानी कि काव्य जो 3 दिया गया है हमें, उसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं, जिसका नाम आपको क्या दिया गया है चारू चंद्र की चंचल किरणें। और ये जो कविता यहाँ दी गई है आपको, तो इस कविता के कवि कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त है ना। तो जब भी अगर हम कोई भी यानी कि काव्य समझाते हैं या फिर जो पाठ समझाते हैं आपको, तो सबसे पहले हम क्या समझाते हैं उसके बारे में कि जो कवि अथवा तो जो लेखक होते हैं उनका परिचय जो आपको पहले दिया जाता है, और उसके बाद जो है काव्य की शुरुआत की जाती है। तो यहाँ पर भी जो है सबसे पहले आपको क्या दिया गया है कि जो कवि हैं हमारे, यानी कि जो कविता जिसने लिखी है वो कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त, जिनका परिचय आपको पहले यहाँ दिया जाएगा। तो उसमें जो है आपको बताया गया है कि सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ है, तो 1886 में, और उनका निधन कब हुआ है, तो 1964 में, है ना। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ है, सन 1886, और उनका निधन कब हुआ है, तो 1964 ईस्वी सन में। ठीक है, आगे दिया गया है राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। अब देखिए सबसे पहले आपको बताया गया है कि किस सन में उनका जन्म हुआ, ये हमें पता चल गया किस सन में, तो 1886 में। अब जो है कहाँ हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ है, यानी कि अपने जो देश के अलग अलग राज्य हैं, तो उसमें से एक राज्य है कौन सा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो है कहाँ पर हुआ है मैथिली शरण का, यानी कि किस राज्य में जन्म हुआ है, अगर ये पूछा जाए प्रश्न, तो वो क्या आएगा, उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में, तो झांसी जिले में, है ना। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में हुआ था, तो झांसी जिले में, और झांसी जिले के भी किस गांव में हुआ था, तो चीर गांव में। यानी कि अगर हम प्रश्न अगर पूछा जाए कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो उसका हमें क्या लिखना पड़ेगा उत्तर पूरा, कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में, और कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। यानी कि उनका गांव का नाम क्या था, चिरगांव, जिला कौन सा था, झांसी, और राज्य कौन सा था, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस तरह से हम ये यानी कि अब हमको पता चल गया कि उनका जन्म जो है कब कहाँ हुआ, यानी कि उनके गांव का नाम क्या था, उनके ज़िले का नाम क्या था, और उनके राज्य का नाम क्या था, पता चल गया ना। अब आगे है, और सबसे पहले क्या है, ये एक राष्ट्र कवि हैं। ठीक है, राष्ट्र कवि यानी क्या, कि पूरे यानी कि राष्ट्र के, यानी कि किसी एक राज्य, बहुत से होते हैं ना कि राज्य या शहर के कवि होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक राष्ट्र कवि हैं। आगे जो है इसमें आपको बताया गया है कि कविता के संस्कार उन्हें अपने पिता से विरासत में मिले। अब क्या बताया गया है कि जो कविता लिखने के संस्कार उन्हें कहाँ से मिले हैं, उनके पिताजी से विरासत में मिले हैं। यानी कि होता है ना कि जो काम माँ बाप कर रहे हो, वो जो है बच्चे के अंदर वो गुण अपने आप आ जाते हैं। अगर मान लो कोई अगर डॉक्टर है, अगर मान लो किसी बच्चे के माता पिता अगर डॉक्टर हैं, तो क्या होगा कि जो उसमें लोगों को केयर करना या फिर उनको जो है थोड़ा प्राथमिक यानी कि जो इलाज देना, वो क्या होता है, बच्चा ऑटोमेटिकली सीख जाता है। तो इसी तरह से यानी कि जो भी गुण माता पिता में होते हैं, वो जो है उसके बच्चे में अपने आप ही आ जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर भी जो यानी कि जो हमारे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, इनका यानी कि इनके अंदर जो है कविताएं लिखने का गुण कहाँ से आया था, तो इनके पिताजी से इनको क्या मिला है, विरासत में मिला था। यानी कि इनके कह सकते हैं ना कि खून में ही कविता लिखना शामिल था। इस तरह से आगे दिया गया है, हिंदी खड़ी बोली कविता में क्षेत्र में उनके काव्य को बहुत लोकप्रियता मिली है। अब क्या है कि हिंदी में और उसमें भी किसमें, तो खड़ी बोली कविताओं में, हिंदी की जो खड़ी बोली की जो कविताएं होती हैं, उस क्षेत्र में जो उनके जो काव्य हैं उनको बहुत ही क्या मिली, लोकप्रियता मिली है। यानी कि लोगों को वो बहुत ही उनके काव्य बहुत ही पसंद आए हैं। ठीक है, आगे दिया गया है
उनकी रचनाओं में राम भक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना अनेक रूपों में दिखाई देती है। अब जो मैथिली शरण गुप्त हैं उन्होंने जो भी कविताएं लिखी हैं उसमें जो है कौन कौन सी यानी कि हमको किस चीज़ की छवि दिखाई देती है, तो नंबर 1 जो है राम भक्ति, यानी कि वो किसको मानते थे, राम भगवान को मानते थे। और उसी के चलते जो उनकी कविताओं में जो उन्होंने जो कविताएं लिखी वो किसके प्रति लिखी हैं, तो राम भगवान के प्रति लिखी थी। और दूसरा जो है उसके बाद किसके ऊपर लिखी हैं, तो राष्ट्रभक्ति, यानी कि पहले उन्होंने जो कविताओं का लिखने का सबसे पहला पॉइंट क्या था, तो राम भक्ति था। और दूसरा उनका पॉइंट क्या था, तो राष्ट्रभक्ति, यानी कि अपने देश के लिए भक्ति की जो भावना थी उस पर जो उन्होंने क्या लिखे हैं, यानी कि अनेक कविताएं लिखी हैं। और जो उनकी कविताएं थी उनके अंदर जो ये दोनों क्या राम के प्रति और राष्ट्र के प्रति जो भावना थी वो उनकी कविताओं में दिखाई देती है। आगे है साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया, पंचवटी आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। अब जो है क्या बताया गया कि जो साकेत है, यशोधरा है, विष्णुप्रिया है, पंचवटी है, ये सब जो उनकी क्या है मुख्य कृतियाँ, यानी कि ये जो उनकी जो कविताएं हैं वो बहुत ही यानी कि लोगों को पसंद आई हैं या बहुत ही उनको अच्छी लगी है, यानी कि लोकप्रिय, यानी कि क्या कि प्रमुख रचना, यानी कि जो उनकी मुख्य रचना है, यानी कि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ जिसको हम कहते हैं वो आपको यहाँ पर उनके नाम दिए गए हैं। उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। आप क्या कह रहे हैं कि उन्हें, यानी कि जो किसे, तो मैथिली शरण गुप्त को भारत सरकार ने जो कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो पद्म भूषण, ठीक है। यानी कि पद्म भूषण जो अपने भारत सरकार के द्वारा जो यानी कि पुरस्कार दिया जाता है वो पुरस्कार जो है किसको मिला है, मैथिली शरण गुप्त को मिला हुआ है। आगे है प्रस्तुत काव्यांश पंचवटी से लिया गया है। अब देखिए पंचवटी, आपने ये नाम सुना होगा, है ना, सुना है ना। आप सोचोगे कि कहाँ सुना है, तो अगर आपने रामायण देखी है ना लॉकडाउन में पिछले साल, है ना, सभी चैनलों पे रामायण आती थी। अगर आपने वो रामायण लॉकडाउन में अच्छे से देखी है तो आप ये चीज़ जान चुके होंगे कि पंचवटी क्या है। तो अगर आपको फिर भी अगर याद नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ कि पंचवटी यानी कि जब राम, लक्ष्मण और सीता जी जब वनवास गए थे तो वनवास जाते समय जो है वो जहाँ पर यानी जंगल में जहाँ वो उन्होंने रहने के लिए अपनी कुटिया बनाई थी, है ना, उस कुटिया यानी कि वो जो जगह थी वहाँ पर क्या था, उसी जगह को क्या कहते हैं, पंचवटी कहते हैं। अब अगर आप कहो कि वहाँ पर आप पंचवटी क्यों उस जगह का नाम होगा, तो उसकी भी एक विशेषता है कि वहाँ पर जो है 5 पेड़ों का समूह है, यानी कि 5 वर्ड या फिर वर्ड के शायद पेज, यानी कि वो है क्या है, पेड़ हैं, वर्ड के पेड़ हैं और वो भी 5 ही पेड़ हैं, वो कैसे हैं, बिल्कुल पास में, यानी कि तो उसका नाम क्या पड़ गया है, पंचवटी, ठीक है। वर्ड के 5 पेड़ों का समूह, इसलिए वहाँ पर उस जगह का नाम क्या पड़ा था, पंचवटी। और वहीं पर जो है राम भगवान ने जो है उन्हीं 5 यानी कि पंचवटी में जो है क्या कहता अपने रहने के लिए कुटिया बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है वो ये जो यहाँ पर जो आपको काव्य दिया हुआ है या जो कविता की जो पंक्तियाँ दी गई हैं वो कहाँ से ली गई हैं, तो उसी पंचवटी से ली गई हैं। इस कविता में चांदनी रात और प्रातःकाल की प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनमोहक चित्रण हुआ है। अब जो इस कविता के अंदर आपको किस चीज़ का यानी कि चित्रण किया गया है वो बताया गया कि सबसे पहले तो यहाँ पर किसका चित्रण किया गया है, तो चांदनी रात का, है ना। एक तो देखिए अगर आप मान लो अंधेरी रात हो तो अंधेरी रात में क्या होता है, चारों तरफ होता है अंधेरा ही अंधेरा, यानी कि किसी को भी जो है वो रात पसंद आती नहीं है। लेकिन दूसरा अगर आप मान लो चांदनी रात हो, चांदनी रात यानी कौन सी, कि जिस रात में जो है चांद पूरा खिला हो, यानी कि पूनम की रात, है ना। तो या फिर अमावस के बाद जैसे यानी कि एक एक दिन बढ़ता है तो फिर क्या होता है, चांद जो है आसमान में दिखने लगता है। तो 10वीं 11 और यानी 10वीं के बाद से पूनम के बाद यानी कि जो चांदनी यानी जो रात का चांदना क्या होता है सबसे अधिक देखने को मिलता है। और पूनम के दिन रात को तो क्या होता है, पूरा चांद ही, जैसे कि दिन अंधेरा ऐसे है ही नहीं ऐसा प्रतीत होता है। क्यों, क्योंकि चांद की रोशनी इतनी अधिक होती है कि रात को भी जो है हम आसानी से कोई भी चीज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि एक तो चांदनी रात और उसका यानी कि सौंदर्य, तो चांदनी अगर रात है तो स्वाभाविक है कि उसका जो है सौंदर्य है ही। और दूसरा क्या है, प्रातःकाल का सौंदर्य, यानी कि
जो सुबह सुबह का जो समय होता है, प्रातः काल यानी कि सूर्य निकलने से पहले का जो समय होता है, उस समय का जो प्राकृतिक सौंदर्य अगर होता है तो वो सौंदर्य यहाँ पर क्या किया गया, चित्रण किया गया। यानी कि उसी सौंदर्य का किस सौंदर्य का, एक तो पूनम की रात का यानी कि चांदनी रात का, और दूसरा जो है प्रातः काल के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन यहाँ पे बहुत ही मनमोहक यानी कि चित्रण हुआ है। वनवास के दौरान सीता राम लक्ष्मण पंचवटी में पर्ण कुटीर बनाकर रहे। पर्ण कुटीर यानी क्या होता है, तो जो बोलते हैं ना कि घास फूस की कुटिया, उसे बोलते हैं पर्ण कुटीर। तो यहाँ पर जो है यानी कि जब वनवास गए थे राम लक्ष्मण सीता जी, तब जो है वो जहाँ पर यानी कि अपनी कुटिया बना कर रहे थे, उसका जो है उस यानी कि वो कहाँ पर रहे थे, तो पंचवटी में रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको इसके बारे में जो है जो हमारे मैथिली शरण गुप्त हैं यानी कि जो हमारे कवि हैं, उनका जो है पूरा चित्रण आपको यानी कि उनका पूरा जो परिचय जो कहते हैं हम आपको इस दे चुके हैं। और इसके अलावा जो काव्य का सार भी हमने आपको बता दिया है कि काव्य में ये काव्य जो है कहाँ से लिया गया है और इसके बारे में जो है किस किस का उल्लेख किया गया है, तो ये सब हमने आपको बता दिया। अब आगे देखिए काव्य की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए काव्य की शुरुआत यहाँ से हो रही है। तो आपकी जो पहले की जो 4 पंक्तियाँ दी हैं वो इस तरह से दी हैं कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। क्या दिया गया है आपको यहाँ पर कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यानी कि यहाँ पर जो है चांदनी रात का वर्णन किया गया है ना। और चांदनी रात को क्या होता है कि जो चांदनी रात में जो है चांद की जो किरणें होती हैं, चंचल किरणें जो होती हैं, वो जो है क्या है कि खेल रही हैं। तो कहाँ खेल रही हैं, जल और थल में। जल यानी क्या होता है, पानी, और थल यानी क्या होता है, जमीन, है ना। तो यहाँ पर जो है वो सारी जो किरणें हैं वो सब क्या है, खेल रही हैं। कहाँ कहाँ पर खेल रही हैं, जल और थल में खेल रही हैं। और स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी अंबर तल में। अब क्या कहा है कि जो चांदनी रात की जो चांदनी है, स्वच्छ मतलब क्या कि बिल्कुल सफ़ेद या बिल्कुल साफ़ सुथरी, या जिसमें कोई भी परछाई या कोई दाग नहीं हो, ऐसी चांदनी। यानी कि अगर तुमने देखा हो तो चांदनी रात के जो चांदनी होती है यानी कि जो रोशनी होती है वो बिल्कुल कैसी होती है, सफ़ेद और बिल्कुल स्वच्छ दिखने वाली। तो वो जो चांदनी है वो कहाँ पर बिछी हुई है, अवनी और अंबर तल में। अवनी यानी क्या, तो धरती, और अंबर यानी क्या, तो आकाश। यानी कि धरती और आकाश में जो है वो चांदनी पूरी बिछी हुई है ना। तो क्या इसका भावार्थ क्या हुआ कि जो यानी कि जो चंद्र की जो चंचल किरणें हैं, यानी कि जो चंद्रमा की चंचल किरणें, चंचल यानी क्या कि जो यानी कि एक जगह ठहरती नहीं हो। यानी कि होता है ना बहुत से, जैसे हम कहते हैं कि स्थिर ना हो, तो वो क्या होती है, कभी इधर कभी उधर। यानी कि वो क्या कर रही है पूरे, जैसे छोटे बच्चे कई होते हैं, तो छोटे बच्चे कभी भी एक जगह बैठते हैं नहीं बैठते, तो वो क्या करते हैं, हमेशा जो इधर उधर भागम भाग करते रहते हैं। क्या होता है, बच्चे चंचल होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो चांद की जो चांदनी होती है वो भी क्या होती है, बहुत ही चंचल होती हैं। और वो जो चंचल किरणें हैं वो कहाँ खेल रही हैं, जल और थल में खेल रही है। यानी कि पानी और ज़मीन पर जो उस चांदनी की किरणें जो है वहाँ खेल रही हैं। और जो स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, यानी कि जो सुंदर है बिल्कुल साफ़ सुथरी जो चांदनी है वो कहाँ बिछी हुई है, अवनी और अंबर तल में बिछी हुई है। आगे दिया गया है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या दिया गया है कि पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक यानी क्या, तो खुशी होना, यानी कि अपनी खुशी को प्रकट करना, है ना। तो इसी तरह से जो बताया गया कि पुलक प्रकट करती है, यानी कि जो धरती है वो भी क्या कर रही है, अपनी खुशी को प्रकट कर रही है या जाहिर कर रही है। किससे जाहिर कर रही है, किससे खुशी अपनी बता रही है, तो हरित तृणों की नोकों से। यानी कि जो घास की जो छोटी छोटी घास होती है ना, हरी हरी घास, उसकी जो नोकें होती हैं, उन नोकों से जो है धरती भी अपनी खुशी को जाहिर कर रही है या प्रकट कर रही है।
मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। और उसको देख कर क्या लग रहा है कि जैसे मानो कि झूम रहे हैं तरु। तरु यानी क्या होता है, तो पेड़। और नोकों यानी कि नोकों से तो हमें क्या होता है कि धरती जो हमें अपनी खुशी का यानी कि खुशी प्रकट कर रही है। किससे कर रही है खुशी प्रकट धरती अपनी, तो वो अपनी यानी कि जो हरी घास की जो छोटी छोटी जो घास होती है उसकी जो नोकें होती हैं उससे जो है धरती अपनी खुशी प्रकट कर रही है। और उसी समय जो है पेड़ों को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पेड़ भी बहुत ही खुश हैं और वो भी क्या कर रहे हैं, झूम रहे हैं। खुशी के कारण क्या हो रहा है, वो झूम रहे हैं। और कैसे, तो मंद पवन के झोंकों से। यानी कि अगर मान लो पेड़ खड़ा है और अगर वो हिल नहीं रहा है, यानी कि अगर हवा नहीं चल रही, तो हवा नहीं चलेगी तो क्या होगा, बिल्कुल पेड़ शांत खड़ा रहेगा। अगर हम शांत पेड़ को देखते हैं तो क्या हमें ऐसा लगता है कि वो खुश होगा? नहीं, क्योंकि शांत तो कब होता है कोई भी, चाहे पेड़ है, पौधा है, पशु पक्षी है, कब वो शांत होता है कि जब वो उदास होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है या पशु पक्षी या फिर पेड़ पौधा है, अगर वो खुश है तो वो शांत होता नहीं है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है जो पेड़ है वो भी क्या कर रहे हैं, बहुत ही यानी कि खुश हो रहे हैं। और वो अपनी खुशी कैसे प्रकट कर रहे हैं, तो मंद पवन के झोंकों से। यानी कि जैसे यानी कि धीमी हवा के झोंके आते हैं तो उन हवाओं के साथ साथ वो भी जो है क्या हो रहे हैं, अपने यानी कि झूम रहे हैं। यानी कि वहाँ पे जो है पेड़ों की खुशी वहाँ प्रकट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक की जो काव्य पंक्तियाँ थी, यानी कि जो हमारे लेखक का परिचय और इतने जो है 2 पैराग्राफ की काव्य पंक्तियाँ हमने आपको जो इस वीडियो में समझा दी हैं। और आगे का जो हमारा वीडियो है उसमें जो आपको आगे की पंक्तियाँ समझाई जाएंगी। तब तक के लिए